20 सितंबर 2024 का दिन दिन था शुक्रवार। शहर बेंगलोर। बेंगलोर का एक इलाका, वहां का वसप्पा गार्डन के पास एक 3 मंजिला मकान था। उस 3 मंजिला मकान के तीसरे फ्लोर से बदबू आ रही थी और बदबू बहुत तेज आ रही थी। पास में रहने वाले पड़ोसी ने जब खोजबीन की तो पता चला कि बदबू टॉप फ्लोर से आ रही है, उस मकान के तीसरी मंजिल से आ रही है। अब उस मकान के टॉप फ्लोर पर कौन रहता था? उस मकान के टॉप फ्लोर पर 29 साल की महालक्ष्मी रहती थी। और जब पड़ोसी महालक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंचा तो बदबू और बढ़ जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और एक सच्ची घटना के साथ। बने रहिए मेरे साथ। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। और आपने मेरी पिछली कहानी को सराहा, पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी लोगों के नाम आखिरी में मैं स्टोरी में लूंगा। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले इस महालक्ष्मी किरदार को जानना जरूरी है कि कौन है, क्या है, कहां से आई। 29 साल की महालक्ष्मी मूलतः नेपाल की रहने वाली थी। महालक्ष्मी 2 बहन और एक भाई थे। महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों जुड़वा बहनें थी और लक्ष्मी की शादी हो चुकी है और उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की। एक भाई है जिसका नाम हुक्म सिंह है, हुक्म सिंह। अब 19 साल की महालक्ष्मी की शादी 2019 में हेमंत दास के साथ हुई। उसके बाद हेमंत दास के साथ, अपने पति के साथ, वो बेंगलुरु आकर शिफ्ट हो गई। हेमंत मोबाइल की शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी वहां के एक मॉल में ब्यूटी शॉप की दुकान पर काम करने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस शादी से इन दोनों को एक बच्ची भी हुई जिसकी उम्र लगभग 4 साल हो गई। अब बच्ची की उम्र 4 साल तो आप समझ सकते हैं कि वैवाहिक जीवन कितना लंबा चला। अच्छा चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। पर कहानी में मोड़ आता है 2023 में। महालक्ष्मी और हेमंत के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हेमंत को महालक्ष्मी पर शक था कि वो किसी लड़के से बात करती है या किसी लड़के से मिलती जुलती है, और इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। तो महालक्ष्मी ने डिसाइड किया कि अब हम रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके हैं, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। अब महालक्ष्मी और हेमंत की शादी से दोनों को एक 4 साल की बेटी थी। तो महालक्ष्मी अपनी बेटी को ले जाती है और अलग रहने लगती है, और इधर हेमंत अलग रहने लगता है बेंगलुरु में। और कभी कभी हेमंत अपनी बच्ची से मिलने के लिए महालक्ष्मी के घर चला जाया करता और फोन पे बात कर लिया करता। ये एक पार्ट हो गया। अब महालक्ष्मी की माँ और बहन भी बेंगलुरु में रहती थी और वो एक अलग इलाके में रहती थी। जब महालक्ष्मी हेमंत से अलग होती है तो अपनी माँ के पास कुछ दिन रहती है और उसके बाद खुद एक किराए का घर ले लेती है। अब माँ और बहन के पास कुछ दिन रही, वहां उसने अपना व्यवस्थित सब कुछ जमाया और अक्टूबर 2023 में 5वीं क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान में तीसरी फ्लोर पर मकान किराए पर ले लिया। शुरू के 4 महीने उसने अपनी बेटी को अपने साथ रखा, फिर बेटी को हेमंत दास को सौंप दिया। अब हेमंत दास को उसने बेटी को क्यों सौंपा, वो अकेली क्यों रहना चाहती थी, ये सब कुछ अभी कहानी में आगे आएगा। महालक्ष्मी किराए के मकान में अलग रह रही थी। बेटी को उसने अपने पति हेमंत दास को दे दिया। तो कभी कभी वो हेमंत दास से अपनी बेटी से मिलने के लिए चली जाया करती, कभी कभी फोन पे बात कर लिया करती। अब महालक्ष्मी करती क्या थी? मैंने आपको बताया कि महालक्ष्मी मॉल में ब्यूटी शॉप की दुकान पर काम करती थी और उसका जो समय था वो 9:30 से रात के 9:30 तक था। मतलब वो सुबह 9:30 बजे निकल जाती और रात को 10 बजे से पहले कभी वापस नहीं आई, ऐसा सूत्रों ने बताया। कहानी में मैंने अभी तक आपको बताया कि कौन थी, कैसे बेंगलुरु आई और क्या करती थी और कहां पर रहती थी। अब हम घटना की तरफ चलते हैं। घटना क्या थी? अब 20 सितंबर 2024 का दिन आता है। महालक्ष्मी के दरवाजे से बहुत तेज बदबू आ रही थी। तो पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति होता है, इसका नाम है जीवन। जीवन महालक्ष्मी के भाई हुक्म सिंह, जो कि बेंगलुरु में थे, वो बेंगलुरु में रहते थे और इनकी माँ और बहन भी बेंगलुरु में थे। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि माँ अलग रहती थी, छोटी बहन लक्ष्मी जिसने मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी वो अलग रहती थी, महालक्ष्मी अलग रहती थी, उसका भाई हुक्म सिंह। अभी इसके पीछे का वजह क्या थी ये भी अभी आपको मालूम पड़ेगा।
तो वो उसके भाई उक्कम सिंह को फोन करते हैं लगभग शाम को 7 बजे, 7-8 बजे। उक्कम सिंह अपनी बहन लक्ष्मी को फोन करते हैं। लक्ष्मी माँ को बताती हैं कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। और सभी लोग लगभग 12:30 बजे तक वहां पर महालक्ष्मी के घर पे पहुंच जाते हैं। महालक्ष्मी के घर का दरवाजा बजाया जाता है पर कोई नहीं खोलता है। दरवाजा वो तोड़ देते हैं और अंदर जाकर जो देखते हैं, जो मंजर दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, जो आप और हम सबको हिला देने वाला है। कमरे में कीड़े रेंग रहे थे, ब्लड बिखरा पड़ा था और पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त था, पूरा सामान बिखरा हुआ था। और घर में एक फ्रिज था सिंगल डोर का 165 लीटर, जिसमें से कुछ टपक रहा था। फ्रिज को खोलकर देखते हैं तो उसमें आपको पता है क्या मिलता है। किन्हीं कारणों से मैं वो चीज़ खोलकर नहीं बताऊंगा, आपको मालूम है कि उसमें क्या दिखता है। उसमें महालक्ष्मी थी। अब इसके पीछे का कारण क्या था, किसने किया, क्यों किया। नेपाल से कहानी शुरू हुई, वो बेंगलोर पहुंची, बेंगलोर से बेंगलोर के एक अलग इलाके में पहुंची और वहां से वो फ्रिज के अंदर पहुंचकर खत्म हो गई। अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और उस वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। 2 सितंबर 2024 का दिन था जब महालक्ष्मी का फोन आखिरी बार चालू था। आखिरी दिन उसने माँ और बहन से बात की थी और कुछ मिलने वाले लोगों से बात की थी। फिर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसने इस फोन को कभी चालू नहीं हुआ। अब 21 सितंबर 2024 को जब इस घटना का खुलासा हुआ तो उसका फोन बंद हुए और किसी से ना मिले हुए उसे 19 दिन हो गए थे। अब आप सोचेंगे कि 19 दिन में ना माँ ने खबर ली, ना बहन ने खबर ली, ना भाई ने, ना पति ने, और उन लोगों ने भी खबर नहीं ली जहां मॉल में दुकान में ये काम करती थी। यह आपका सवाल आपके जहन में दौड़ रहा होगा और ये सही भी है कि 2 तारीख से लेकर 19 दिन हो गए, 21 सितंबर आ गया, किसी ने उसको टच ही नहीं करा। तो महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहती थी पर दोनों का भी तलाक नहीं हुआ था। महालक्ष्मी एक इंडिपेंडेंट महिला थी। घर का सारा सामान उसने अपने पैसों से खरीदा था। इत्तेफाक देखिए, जिस फ्रिज में वो मिली वो फ्रिज 165 लीटर का भी उसने अपने पैसों से ही कुछ दिन पहले ही खरीदा था। कुल ये 3 भाई बहन, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और उक्कम सिंह। अब नेपाल के कंठत राज्य के टीकापुर गांव का रहने वाला ये परिवार, तीनों बच्चे, माता पिता और सब बेंगलुरु आए, बेंगलुरु में बस गए। महालक्ष्मी की शादी हेमंत से हुई। बहन लक्ष्मी ने मुस्लिम युवक से शादी कर ली और अपना नाम बदलकर शाहिदा बुशरा रख लिया। महालक्ष्मी पति को छोड़कर अलग रह रही थी। छोटी बहन ने मुस्लिम लड़के शादी कर ली, वो अलग रह रही थी। भाई उक्कम सिंह अपने परिवार के साथ अलग रह रहा था। अब उक्कम सिंह की शादी दीपिका के साथ हुई थी। माँ बेंगलोर में पहले से ही थी, बहन भी बेंगलोर में थी, छोटी बहन भी बेंगलोर में थी, तो उक्कम सिंह भी बेंगलोर आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं बेंगलोर जाकर कुछ काम करूंगा क्योंकि मेरा पूरा परिवार वहीं है। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि 19 दिन तक किसी ने महालक्ष्मी से संपर्क क्यों नहीं किया। उसके बाद उक्कम सिंह अपनी पत्नी दीपिका के साथ बेंगलुरु आ गया और पत्नी के साथ महालक्ष्मी के पास कुल 15 दिन रहा। क्योंकि महालक्ष्मी अकेली रहती थी तो उसने कहा मैं अपनी बहन के पास रह लूं। पर महालक्ष्मी अपने भाई उक्कम सिंह और अपनी भाभी दीपिका से झगड़ने लगी, क्योंकि महालक्ष्मी इंडिपेंडेंट महिला थी, वो अकेले रहना चाहती थी, उसे किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं था। इसीलिए तो उसने अपने पति हेमंत दास को छोड़ दिया था, बच्ची भी उसको सौंप दी थी। कुछ बड़ा करना चाहती होगी, उसके दिमाग में कुछ होगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अब उसके बाद महालक्ष्मी से कभी कभी मिलने के लिए उक्कम सिंह, उसका भाई, उसके घर जाया करता था, हालचाल लेता, पूछता, पर उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि महालक्ष्मी किसी टेंशन में है। ऐसा उक्कम सिंह ने सूत्रों को और पुलिस को बताया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। परिवार रात को 12:30 महालक्ष्मी के घर पहुंचता है। सारा सामान बिखरा हुआ पड़ता है। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस सारी चीजों को जब्त कर लेती है और क्राइम सीन को सील कर देती है। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। अब सवाल यह था
कि किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या था। और एक वो महिला महालक्ष्मी जो अकेली रहा करती थी, जिसका किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं था, 9:30 बजे ड्यूटी पर जाना, रात को 10 बजे आना, अपने काम से काम, उसके बाद किसी से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी, जो दुश्मनी ने उसको फ्रिज में पहुंचा दिया। पुलिस के पास महालक्ष्मी के पीसेस थे जो ऑटोप्सी भेज दिए जाते हैं और उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। ऑटोप्सी के बाद बेंगलुरु में ही महालक्ष्मी के परिवार वाले उनका अंतिम संस्कार करते हैं और महालक्ष्मी का पति हेमंत दास, जिससे अभी उसका तलाक नहीं हुआ था, वो भी वहां पहुंच जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस अपनी जांच को इधर आगे बढ़ा रही थी, तो पुलिस का सस्पेक्ट नंबर 1 हेमंत दास था। पहला जो शक था पुलिस का, पुलिस की जो सुई शक के दायरे में घूमती है, वो हेमंत दास के ऊपर घूमती है, क्योंकि हेमंत दास पति था, अलग रहता था, तो पुलिस का सस्पेक्ट नंबर 1 हेमंत दास था। अब पुलिस हेमंत दास को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है और कई सवाल जवाब होते हैं। फिर पुलिस हेमंत दास से कहती है कि जब तक इस केस का खुलासा नहीं हो जाता, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तुम बेंगलोर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और हेमंत दास कहता है कि बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करूंगा। और फिर हेमंत दास वहां से चला जाता है। अब महालक्ष्मी जिस इलाके में रहती थी, पुलिस वहां जाती है, पूछताछ करती है। इत्तेफाक देखिए कि महालक्ष्मी जिस इलाके में रहती थी वो लो कैटेगरी का इलाका था, या लोकलिटी का इलाका था, मीडियम, और वहां आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। अब पर पुलिस को तो अपनी जांच आगे बढ़ाना था, पुलिस पूछताछ करती है। तो पुलिस महालक्ष्मी के घर के पास एक किराने की दुकान थी, उस किराने की दुकान को योगिता नाम की महिला चलाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम महालक्ष्मी के बारे में क्या जानती हो, बताओ। तो वो बताती है कि साहब, कभी कभी मेरी दुकान पर सामान लेने के लिए आती थी और पड़ोसी, मुझसे, आसपास के किसी भी लोगों से इनका ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। 9:30 बजे सुबह काम पर चली जाती और रात को 10 बजे के बाद ही घर वापस आती थी। कभी भी 10 बजे से पहले वो घर पर वापस नहीं आए। किराने की दुकान चलाने वाली योगिता ने इतना बताया। पर अब एक बात अजीब सामने आई कि एक अजनबी व्यक्ति स्कूटी पर महालक्ष्मी को कभी कभी घर लेने और छोड़ने आता था, पिक एंड ड्रॉप करने आता था। अब वो शख्स कौन था, महालक्ष्मी का उससे क्या रिश्ता था और क्या संबंध था, और वो क्यों आता था, इस बात की जानकारी ना तो पुलिस के पास थी, ना महालक्ष्मी के पास थी, और ना ही उसके पड़ोसियों के पास थी, और ना ही वो किराने की दुकान चलाने वाली योगिता के पास थी। बस लोगों ने स्कूटी पर उस व्यक्ति को आते और जाते देखा था। कभी वो लेने आता तो कभी वो छोड़ने आता, पर कौन था, क्या था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अब इस कहानी का एक किरदार और है। 2023 में हेमंत को जब महालक्ष्मी पर शक हुआ था तो उसने उसका पीछा किया था, और जब पीछा किया था तो उसने जाना था कि ये किसी हेयर स्टाइलिस्ट से, सैलून आर्टिस्ट से मिलती और जुलती है और इसका उससे कनेक्शन है। जब हेमंत ने महालक्ष्मी को समझाने की कोशिश की तो महालक्ष्मी उससे लड़ने लगी और उसी के बाद ये अलग हो गई। ये वो कारण था शुरू में जो मैंने आपको बताया कि ये लोग अलग अलग क्यों हुए। उसके पीछे ये व्यक्ति था, हेयर सैलून का आर्टिस्ट, जो हेयर एंड सैलून को चलाता था। अब उस व्यक्ति के खिलाफ हेमंत ने क्या किया, ये आप सोचते होंगे। तो हेमंत ने बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, पर जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद पुलिस ने सोचा होगा ये पति पत्नी का पारिवारिक मामला है, या जो भी कारण रहा हो, इस विषय में अपन बात नहीं कर सकते। अब वो व्यक्ति जो है हेमंत और महालक्ष्मी के पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है, और महालक्ष्मी लगभग पिछले 6 महीने तक उससे कांटेक्ट में रहती है। अब बेंगलुरु पुलिस इन सारे बिंदुओं को जोड़कर जांच कर रही थी। पहला बिंदु था कॉल डिटेल, महालक्ष्मी का मोबाइल जो 2 सितंबर को आखिरी बार यूज हुआ था और 21 सितंबर को मिला। 19 दिन तक उसकी कॉल डिटेल देखती है। पड़ोसियों से पूछताछ करती है, जिसमें किराने की दुकान वाले से पूछताछ कर ली और पड़ोसी से पूछताछ की उन्होंने।
हेमंत से पूछताछ करती है। हेमंत से उन्होंने बोला कि जब तक केस पूरा नहीं हो जाए तुम यहां से बाहर नहीं जाओगे बेंगलुरु से। वो अजनबी पड़ोसी जो बताता है कि महालक्ष्मी को लेने कोई अजनबी कभी कभी आता था और छोड़ने आता था। अब पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही थी और इन बिंदुओं पर आगे बढ़ती है और पुलिस को भरोसा था कि इन्हीं बिंदुओं में से कोई कातिल मिलेगा। अब सवाल यह था कि हेमंत ने कभी महालक्ष्मी के घर जाकर मुलाकात क्यों नहीं की। वो हेयर स्टाइल पे काम करने वाला व्यक्ति जो सैलून पे काम करता था और कुछ दिन पहले महालक्ष्मी के घर पर कोई रुका था, कहीं वो वही व्यक्ति तो नहीं था। नंबर तीसरा शक के दायरे में आता है वो अजनबी जो महालक्ष्मी को कभी छोड़ने और लेने के लिए कभी कभी आता था। अब पुलिस की शक की सुई, पुलिस का दायरा इसी के बीच में घूम रहा था। पुलिस इसी पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी क्योंकि मामला 19 दिन पुराना हो गया था। जांच करने में तकलीफ आना स्वाभाविक है क्योंकि पुराना मामला हो जाता है। पुलिस को लीड नहीं मिल रही थी कि आखिर इस केस की शुरुआत की जाए तो की जाए कैसे। अब सवाल यह था कि वो अजनबी जो घर पे रुकता था और महालक्ष्मी को कभी कभी लेने के लिए आता था और वो हेयर स्टाइलिस्ट जो सैलून में काम करता था, ये 3 किरदार हैं। तो यह क्या तीनों किरदार वो एक ही व्यक्ति है? क्या वो एक ही व्यक्ति था जो सैलून चलाता था, महालक्ष्मी को छोड़ने आता था और उसके घर पे 15 दिन कभी कभी रुका भी था? ये तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं या कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो 2 किरदार निभाता है? वो सैलून पे भी काम करता था और छोड़ने और लेने भी आता था, या वो जो घर पे रुका था वही सैलून पे काम करता था? इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी थे। पुलिस इन सवालों की गुत्थी में अभी उलझी हुई थी। पर इन सब से हटकर एक नया किरदार पुलिस के सामने आता है। पुलिस जो टीम बनाती है वो क्राइम सीन को सील कर देती है। अब पुलिस अपनी जांच को कैसे आगे बढ़ाती है, इस केस में अभी तक क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या कातिल पकड़ाया, ये जान लीजिए। पुलिस को कुछ उंगलियों के निशान मिलते हैं जिसे पुलिस एफएल सेल टीम को भेज देती है। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि महालक्ष्मी पिछले 19 दिनों से पार्ट्स फ्रिज में थे। टोटल 59 पीसेस पुलिस गॉट फाउंड और महालक्ष्मी का मोबाइल घर से बरामद हुआ जिसे स्विच ऑफ किया गया था। मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ था। उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस सोर्स के मुताबिक देयर इज नो फाउंड एनी वेपन, कोई वेपन नहीं मिला है अभी। और बयाले कवाल पुलिस ने फ्रिज को जब्त कर लिया है, फॉरेंसिक के लिए फ्रिज को भेज दिया है। पुलिस सोर्स के मुताबिक पुलिस ने 67 लोगों से पूछताछ की है जिसमें कि 8 लोग पुलिस के दायरे में हैं। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर साहब वी दयानंद ने मीडिया को बताया कि हमारे पास जो सस्पेक्ट है उसके बारे में अहम सुराग है और जल्द ही हम उसे पकड़ लेंगे। अभी कातिल पकड़ा नहीं गया है। पुलिस की आपस में सारी कड़ियां पुलिस ने जोड़ ली हैं, जल्द ही कातिल पकड़ा जाएगा। और जैसे ही कातिल पकड़ा जाएगा इस बात का खुलासा होगा, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। जैसे ही इस केस का खुलासा होता है, कोई नया अपडेट मिलता है, मैं आपको इससे अवगत कराऊंगा। ये वो कहानी थी जो नेपाल की महालक्ष्मी, उसकी बहन लक्ष्मी, पति हेमंत दास, भाई उत्तम सिंह और मां, पूरा परिवार जो कि नेपाल में रहा करता था और रोजी रोटी की तलाश में अपने जीवनों को आगे बढ़ाने के लिए सपने लिए हुए बेंगलुरु सिटी में आ गया। यहाँ पूरा परिवार बिखर गया, सब लोग अलग अलग रहने लगे। पति अलग, महालक्ष्मी अलग, लक्ष्मी अलग, उसका भाई उत्तम सिंह अलग। और परिवार में एकता नहीं थी, सब अलग अलग रहते थे। महालक्ष्मी इंडिपेंडेंट थी, किससे बात नहीं करती, परिवार से मिलती नहीं थी और शायद इस अकेलेपन के कारण ही उसके साथ ये घटना को अंजाम हो गया। भगवान उसके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और उम्मीद करता हूं कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे कठोर से कठोर सजा मिले। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है। आपको सचेत करना है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। अब कहानी में जाते जाते
पिछली कहानी में जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, मैं उनके नाम ले देता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मोहित शर्मा जी, धन्यवाद सुरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने पिछली कहानी में मुझे कमेंट्स किया उड़ीसा वाली में, सुनील अग्रवाल जी, ममता प्रधान जी, रजनीकांत पटनायक साहब, हरदयाल सिंह जी, एनआर शर्मा जी, बनवारी लाल गुज्जर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, महेश चंद्र जी, वीरेंद्र डोंगरा जी, पंकज विश्वकर्मा जी, मोहित वर्मा जी जो कि पटवारी हैं होशंगाबाद के, मोहित वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सपोर्ट करते हैं मुझे। राम शंकर जी, प्रदीप मल्ला जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, अर्पित पाटीदार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मेल करते हैं। अगर आप मुझे अपना स्थान और शहर बताएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, मैं अपने अगली स्टोरी में आपका नाम और शहर के साथ ले पाऊंगा। और अपनी शादी की वर्षगांठ, जन्मदिन की शुभकामनाएं मुझे बताएं, जन्मदिन की तारीख बताएं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मुझे कमेंट्स करा, सपोर्ट करा। आशा करता हूं इस स्टोरी में भी आप मुझे कमेंट्स और सपोर्ट करेंगे, अपना साथ देंगे। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।